विवेक यशवंत जोगलेकर जी जो है हमारे बीच उपस्थित हैं आज, उन्हें जो है 2012 में छत्तीसगढ़ रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वो एक रेफरेंस रीडर भी हैं, उन्होंने फिजिक्स, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी में जो है मास्टर भी करा हुआ है। मैं चाहूंगी कि आप एक स्पेशल क्लैप के साथ हमारे सर परिवार में आप सर का स्वागत करें। अब मैं मिस्टर जोगलेकर जी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमें जो है हमारे बीच जो युवा उपस्थित हैं उनका मार्गदर्शन करें और अपना जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा करें। मैं ऐसे ही बोलूँ, माइक की जरूरत नहीं है, ऑडियंस ज़्यादा है नहीं और मैं बात करते करते मेरा वॉल्यूम बढ़ जाता है तो थोड़ी देर में आप कहेंगे थोड़ा धीमे बोलेंगे तो भी चलेगा। सो थैंक यू फॉर द माइक। देखिए, मैं चूँकि यूथ डेवलपमेंट के या युवाओं के विकास के व्यक्तित्व से संबंधित सेशन लेते रहा हूँ और अलग अलग जगहों पर लेता हूँ, तो इसलिए क्या हो जाता है कि भाषा का घालमेल होता है, यानी कभी हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में घुस जाते हैं, फिर अंग्रेजी से फिर हिंदी आ जाते हैं। तो ऐसा होता है, ये केवल हो जाता है, यानी उसमें मेरा कोई इरादा ये दिखाने का नहीं है कि मैं अंग्रेजी का बड़ा विद्वान हूँ या हिंदी में मैं बड़ी महारत रखता हूँ। भाषा की श्रेष्ठता साबित करने का मेरा उसमें कोई इरादा नहीं है। अभिव्यक्ति सटीक हो, ये इस प्रयास में कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसको उस हिसाब से देखिए, समझ रहे हैं। भाषा को कई बार मैंने सबसे पहला अनुभव तो मेरा मैं यही शेयर करूं। भाषा क्या हो जाता है कि एक माइंडसेट है, एक मानसिकता है कि जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है वो ज्यादा स्मार्ट है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, और जिसको अंग्रेजी नहीं आती है वो थोड़ा सा अपने आप को उसके सामने कमजोर पाता है। ये आपकी मनोदशा है, ये आपके मन का आपने पैदा किया हुआ खेल है, वरना भाषा और व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि अगर आपको कम्युनिकेट करना है और भाषा यानी आपको संप्रेषण अगर करना है और अगर आपकी भाषा पर कमांड नहीं है तो आप अपनी बात को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। फिर आप शब्दों को टटोलते हैं, फिर लगभग मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जब ऐसा होता है कि मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करना पड़े तो उस समय कम्युनिकेशन गैप जिसको कहते हैं वो पैदा हो जाता है। यानी मेरे कहने का इरादा कुछ है और सामने वाला समझ कुछ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन गैप पैदा होना। आप में से अधिकांश लोगों की कभी कभी मेरी भी आज भी ये शिकायत होती है कि लोग मुझे समझते नहीं है। मैं कुछ कहता हूँ तो लोग कुछ समझ जाते हैं या लोग मुझे गलत समझते हैं। दरअसल ये जो हर एक के मन में आता है कि क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप कह रहे हैं, या मैं तो कुछ अलग हूँ, आपका मेरे बारे में जो निष्कर्ष है वो सही नहीं है। परंतु ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हम भाषा पर प्रभुत्व नहीं रख पाते हैं। हमको भाषा का भान नहीं है। ज्ञान है और भान यानी कहते हैं ना जिसको एक चेतना समझ, वो जब नहीं होती तब ये दिक्कत हो जाती है कि हम कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। कई बार हम शब्दों के प्रयोग के समय सावधान नहीं होते हैं। समानार्थी शब्दों में हम ऐसे लगभग मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग कर देंगे और हमको तो मालूम है कि हमने क्या कहा, पर सामने वाला आपके शब्द का अपने हिसाब से आपने गाएगा, क्योंकि उस शब्द का वो जो आप समझता है वो लगाता है, और यहाँ से मेरे कहने और उसके समझने के बीच में गैप शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या कम्युनिकेशन एक सबसे बड़ी समस्या है, और सदियों से कम्युनिकेशन को लेकर के
बहुत रिसर्च हो रहे हैं, बहुत अनुसंधान हो रहे हैं, काम चल रहा है, पर आज तक कोई गणितीय सटीकता के साथ सही संप्रेषण की तकनीक विकसित नहीं हुई। आसपास पहुंच रहे हैं, वो दिन आ सकता है कभी हम हासिल कर लें, पर मेरा हमेशा आप लोगों से कहना रहता है, और आप लोगों से खास करके क्योंकि आपको कस्टमर से डील करना है, यू हैव टू बी वेरी चूजी इन सिलेक्टिंग राइट वर्ड्स। आपको शब्दों के चयन में बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोलोक्वल बात करने से, कोलोक्वल का मतलब क्या कहते हैं, चलचाऊ भाषा में बोलना, हम अपने दोस्तों के बीच में बात कर सकते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हैबिट हो जाती है। और इसलिए भाषा के प्रति संवेदना, समझ, इसके प्रति आप सबको बहुत जागरूक और सजग रहने की जरूरत है। वो कैसे हासिल हो? इसके दो बड़े छोटे से तरीके हैं। यानी एक तरीका तो ये है कि किसी स्टैंडर्ड या कोई स्तर का कोई टीवी पर जो कोई चैनल होगा, उसको 5 मिनट 10 मिनट रोज दीजिए, जहाँ उस भाषा के सही प्रयोग का आग्रह दिखाई देता है। और खास करके ये काम दूरदर्शन में विशेष आग्रह के साथ होता है। ये प्राइवेट जो चैनल्स हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते, वो तो उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो कोलोक्वल शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं ताकि उससे लोकप्रियता हासिल हो, परंतु उससे जो नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। तो इसलिए भाषा की समझ अगर विकसित करनी है, तो जो दूरदर्शन के जो कार्यक्रम हैं वहाँ आप देखिएगा कि कोई इंटरव्यू हो रहा है, या जैसे प्राइवेट में भी है, आपने देखा होगा कि एक संपत करके लड़की है, क्या संपत लिखती है, नहीं कौशल लिखती, मैं बताऊंगा आपको, इनको भेज दूंगा मैं। वो जब वो आजकल वो चालू हो गया ना, आईपॉड की कुछ तो भी चलता है, पॉडकास्ट। तो वो पॉडकास्ट में वो कोई किसी स्टॉलवर्ड को बताते हैं, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वहां पर देखिएगा कि कितनी खूबसूरत भाषा का प्रयोग वो लड़की करती है। मैंने बड़ी है वो उम्र में, वैसे बच्ची नहीं है, पर यस मेरे लिए तो बच्ची जैसे ही है। और वो जो सामने आया है, इन दोनों के बीच जो संवाद होता है, परिष्कृत भाषा का परिचय वहाँ आपको होता है ना। तो ऐसा, या न्यूज़पेपर पढ़िए, स्तरीय न्यूज़पेपर पढ़िए। स्तरीय का मतलब ये है कि कोई भी आजकल न्यूज़ समाचार पत्रों में भी भाषा के प्रति सावधानी नहीं दिखाई जाती। मैं जब छोटा था, मैं आपको बताऊं, मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा, पूरी पढ़ाई मेरी हिंदी माध्यम के विद्यालय में हुई। पर मेरे पिताजी ने एक बड़ा सुंदर खेल खेला। मेरे यहाँ एक अंग्रेजी समाचार पत्र आता था, उसका नाम था फ्री प्रेस जर्नल। अब शायद आता है, नहीं आता है मालूम नहीं, आ रहा होगा, मेरा अभी बहुत गैप हो गया। वो जब पेपर आता था तो मेरे पिताजी, मैं 1960 से 70 के बीच की बात कर रहा हूँ वहां से, तो उस समय मेरे पिताजी मुझसे कहते थे, बेटा ये पेपर देखना, इसमें अगर कहीं तुमको स्पेलिंग की गलती मिल जाए तो मैं तुमको 1 आना दूंगा। उसमें आना चलता था, 16 आने का 1 रुपया, तो 1 आना दूंगा। 1 आना वो बिग मनी। बिग मनी यानी मैं घर की सब्जियां बचपने से लाता हूँ। मेरी माँ मेरे को महीने के शुरुआत में 30 रुपए देती थी, 30 रुपए, और कहती थी महीने भर की सब्जी 1 रुपया पर डे के हिसाब से सब्जी लानी है, और 30 दिन में अगर जो पैसा बच गया तो वो तुम्हारा। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि 30 रुपए यानी बाप रे बाप, ऐसा था वो। महीने की सब्जी आने के बाद कुछ बच जाता था। तो उस दौर में 1 आना, मेरे फादर कहते थे कि बेटा 1 आना दूंगा, इस पेपर से एक गलती स्पेलिंग की निकाल दो। उस 1 आने के लालच में मैं रोज पेपर चाटता था और मुझे भाई कभी 1 आना नहीं मिला कभी नहीं मिला। पर हाँ, एक फायदा हो गया कि उसके चक्कर में अंग्रेजी शब्दों का परिचय हो गया, अंग्रेजी लिखी कैसे जाती है ये समझ में आ गया, और उसके चलते बोलना भी आ गया। और अंग्रेजी मेरे लिए उतनी ही सहज भाषा हो गई जितनी की हिंदी है, छत्तीसगढ़ी है। आप समझ रहे हैं? जी जी। जब मेरा बेटा हुआ तो
वो भी जब पढ़ने के लायक हो गया तो मैंने उसको कहा कि पिताजी का उस समय मैंने कहा कि बेटा तू एक गलती निकालेगा तो मैं तेरे को 1 रुपया दूंगा। अब वो कार्यक्रम 15 दिन से ज्यादा नहीं चला। कारण ये था कि रोज 50-60 रुपए लेने आ जाता था, जिसने ये गलत छपा उसने वो गलत छपा। तो रोज 60 रुपए के हिसाब से अगर मेरे को भुगतान करना पड़ जाए तो जरा भारी पड़ जाएगा। तो वो प्रोग्राम 15 दिन के बाद मैंने स्थगित कर दिया। कहने का मतलब ये है कि पहले समाचार पत्रों में भाषा की शुद्धता, व्याकरण, उसमें शब्द रचना, उसकी स्पेलिंग वेलिंग, मात्राएं, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, ये बड़ा ध्यान रखते थे। अब वैसा रह नहीं गया। पर फिर भी अभी भी कुछ स्टैंडर्ड समाचार पत्र जो अपने यहाँ ही आते हैं, उनका ही आप अगर थोड़ा सा हेडिंग शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। 5वें नंबर का 4थे नंबर का पेज बड़ा महत्वपूर्ण होता है, यानी जिसमें संपादकीय होता है, संपादकीय के साथ 1-2 लेख होते हैं। हिंदी में पढ़ लीजिए, आपको मजा आ जाएगा, थोड़ा नॉलेज इंप्रूव होता है और साथ ही साथ उसमें आपको भाषा की पकड़ पैदा होती है। मैं भाषा की पकड़ को बहुत महत्व देता हूँ। कुछ भी बोलते हैं, कई बार कस्टमर इरिटेट हो जाता है। मैं बड़े संभाल के दुकानों में जाता हूँ और फिर कुछ भी बोल देता है। मैं बोलता हूँ बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं तो उसको पहले तो समझ में ही नहीं आता कि उसने कुछ गलत कहा, उसकी गलती नहीं है। फिर जब मैं उसको बताता हूं तो उसको झेप होती है कि नहीं ये मेरा मतलब ये नहीं है। तो तुम्हारा मतलब से शब्द का अर्थ नहीं बनता ना। शब्द का अर्थ तो है, उसमें आपको संशोधन करना होगा, उसमें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। सो इसलिए सबसे पहली बात कम्युनिकेशन स्किल सुंदर बनाइए। आपसे बात करके तबीयत सामने वाले की खुश हो जानी चाहिए कि भाई इससे बात किया बड़ा अच्छा लगा। सोबराइटी जिसको कहते हैं, और इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे कोई नुकसान नहीं होता। कितने भी तनाव में, हर एक के परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं हो सकती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। पर अगर सामने वाला आपके बारे में अच्छी बात करे या अच्छा बोले या अच्छा रिस्पॉन्ड करे तो जो आपकी समस्या है उसकी तीव्रता कम हो जाती है, आप हल्का महसूस करते हैं। उसको नहीं मालूम आपकी क्या समस्या है, पर कभी अच्छा बोल देने से भी अपनी समस्या को झेलने की एक ताकत आ जाती है। ठीक है ना? इसलिए मैं कहता हूं कि लैंग्वेज पर कंट्रोल करिए, लैंग्वेज अच्छा बोलने की कोशिश करिए, परिष्कृत करने की कोशिश करिए। सोबराइटी आपके बिहेवियर में थ्रू लैंग्वेज आनी चाहिए। सोबराइटी यानी एक नफासत जिसको कहते हैं उर्दू में, एक नफासत होनी चाहिए आपके संवाद में। पर कई बार ये भी इसमें क्या होता है, नफासत का मतलब जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा इरादा अपने भाषाई प्रभुत्व को प्रदर्शित करना नहीं होता। या आपको कितने कठिन कठिन शब्दों के अर्थ मालूम है, इसको दिखाना भी नहीं होता। उसमें भाव, मेरे मन में कोई चीज है, जिस चीज को मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, बस इतना ही होता है। और इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात जो भाषा में होती है वो ये होती है कि आप सामान्य रूप से बोले जाने वाले प्रचलित शब्दों का प्रयोग करें। डू नॉट यूज कॉम्प्लिकेटेड। नए आपने पेपर पढ़ा, कोई नया शब्द मिल गया तो आपने उसी को ठोकना शुरू कर दिया, सामने वाले की समझ में नहीं आ रहा है। कॉमनली यूज वर्ड शुड बी यूज। कम्युनिकेशन का दूसरा इंपॉर्टेंट कायदा है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। जी आइए, नमस्ते, आइए। तो दूसरी ये बात होती है लैंग्वेज जो है ना, आप सामने वाले को जीत लेते हैं या सामने वाले से हाथ रखते हैं। सबसे पहली बात, पहला इंप्रेशन तो फिजिकल पड़ता है, कैसा आदमी आया उससे समझ में आता है। जब मैं आपके यहाँ आया तो मैंने देखा कि सब लोग एक यूनिफॉर्म पहने, यानी मुझे समझ में आया कि इस इंस्टीट्यूट में एक ड्रेस कोड है। और मैं ड्रेस कोड का बड़ा हिमायती हूँ, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ड्रेस कोड एक आप में डिसिप्लिन लाता है, एक आप में चुस्ती लाता है, एक स्मार्टनेस लाता है, एक आइडेंटिटी बनाता है। वो
So I was definitely impressed by the first interaction when I saw you people around, most of you wearing uniform. मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहा, ये अच्छी बात है कि यहाँ एक ड्रेस कोड है, समझ रहे हैं? आपको भी अच्छा लगेगा, पुलिस वाला पुलिस के यूनिफॉर्म में, डॉक्टर डॉक्टर के यूनिफॉर्म में, वकील अगर वो नहीं लगाए तो ये क्या है, आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है, आपको लगेगा, है ना? क्योंकि यूनिफॉर्म आदमी में एक डिसिप्लिन, चुस्ती, अनुशासन लाता है, एक आइडेंटिटी लाता है। आप जो है जब यूनिफॉर्म पहनता है आदमी तो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करता है। जैसे आपको पूछा जाए कि आप कहाँ काम करते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे शैल वस्त्रालय में। तो आपके यहाँ क्या होता है, तो आपका जवाब दो हो सकते हैं। एक हो सकता है कि शैल वस्त्रालय में ना समय को बड़ा फलाना फला, और दूसरा जवाब हो सकता है कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा होता है। दोनों में अंतर समझिए। एक आदमी कह रहा है कि शैल वस्त्रालय में मैं काम करता हूँ, तो शैल वस्त्रालय में ऐसा ऐसा होता है, और दूसरा आदमी कह रहा है कि मैं शैल वस्त्रालय में काम करता हूँ, मेरे यहाँ ऐसा ऐसा होता है। दोनों में फर्क है, जी है ना? जी। एक में आप अपने को, आपको उस इंस्टीट्यूट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप उसके एक पार्ट अपने आप को साइकोलॉजिकली मान रहे हैं, और ये मानना क्यों होता है, उसमें सबसे बड़ा कारण आपका यूनिफॉर्म होता है। यू आर आइडेंटिटी। जी, बात समझ में आ रही है? जी। तो पहला तो फिजिकल अपीयरेंस होता है। तो कई बार लोग यूनिफॉर्म, क्योंकि कई जगह नहीं होता ना, तो कई बार ऐसा लगता है लोग, यार ये यूनिफॉर्म क्या स्कूल जैसा डिसिप्लिन, स्कूल जैसा इट हैज सिग्निफिकेंस। मैं आपको उसके लिए बधाई दूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन लाया, आई एडमायर। और उसके बाद जब आप, पहले तो अपीयरेंस हो गया, और उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आप बोलते कैसे हैं, आपके चेहरे पर स्माइल है या नहीं है, और फिर आपकी वाणी जो है वो इम्प्रेस करने या इम्प्रेस नहीं करने का काम शुरू करती है। इम्प्रेस हो गए तो आपकी पर्सनालिटी को लेकर के अब मन में अच्छे भाव आते हैं, और अगर नहीं हुए तो लगता है कहाँ आके फंस गए, क्या टाइप के लोग हैं, और ये क्या टाइप के लोग हैं या वाह क्या लोग हैं, ये अंतर कौन लाता है? ये आपकी भाषा लाती है, ये कम्युनिकेशन स्किल लाता है कि आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे किस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक तो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको कहना क्या है, और वो कहने के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपकी भाषा परिष्कृत हो। एक होती है कोलोक्वल लैंग्वेज, यानी जो जिसमें कोई ग्रामर नहीं होता, कुछ भी। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आप अन्यथा अबे पानी ला, तो ये कोलोक्वल लैंग्वेज है। ये हमारे यहाँ कई बार आत्मीयता दिखाने के नाम पर अबे तूबे करने की शब्द है, परंतु ये कोलोक्वल लैंग्वेज है, इससे अच्छे इंप्रेशन नहीं हुए। क्या है अबे तूबे कर, आप तरीके से बात करिए। Am I right? तो ये बातें हैं कि हम कैसे, मैंने हम हाउ डू वी स्टार्ट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। डोंट यूज टोलिक, आपकी भाषा परिष्कृत हो, शब्दों के चयन ऐसे हों जिसके अर्थों में विभिन्नता का भय सबसे कम हो। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है। आपने हिंदी, आपको हिंदी सहज लगती है ना? आप लोग हिंदी आती है ना सबको? बहुत सारे शब्द आते हैं, कितने शब्दों के अर्थ आपको आते होंगे, ऐसा आपको लगता है? 500, 600, 1000 शब्दों के अर्थ मालूम होंगे आपको? मोटे तौर पर आप कम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, कोई 400 बोल सकता है, पर 400 ले लें, 400 शब्दों को अर्थ आपको मालूम है? इतना मान लें, मैं परीक्षा नहीं लूंगा, घबराइए। 400 शब्दों को के अर्थ आपको मालूम है, ऐसा मैं मानता हूं। इन 400 शब्दों के अर्थ जो है, क्या आपने डिक्शनरी देख के पता लगाया? एक भी नहीं, एक भी नहीं। एक भी शब्द का अर्थ आपने डिक्शनरी को देख करके नहीं देखा कि इस शब्द का अर्थ क्या है।
आपने हर शब्द का अर्थ उसके व्यवहार से निकाला। कैसे निकाला? व्यवहार से निकाला। और आप लगभग उस शब्द के अर्थ के आसपास मंडरा रहे हैं। वो सटीक हो ये मालूम नहीं, क्योंकि आपने तो डिक्शनरी देखी नहीं। एक शब्द का प्रयोग मैंने किया, इन्होंने भी किया, आपने दोनों से सुना, फिर आपने भी कर दिया, तो उसको इन्होंने सुना तो लगभग वही उसका अर्थ निकला। धीरे धीरे आपने उस शब्द का एक अर्थ बनाया जिस अर्थ में आप उस शब्द का प्रयोग करते हैं। और ऐसी दुनिया चल रही है, आप सब ऐसे ही बात करते हैं, मैं भी ऐसे ही बात करता हूँ। मैंने भी कभी हिंदी शब्दकोश निकाल करके निकाला नहीं कि इसका अर्थ क्या है, मैंने भी नहीं देखा। We learn to understand the meaning of a word through reference and inference. संदर्भ से या निष्कर्ष निकाल करके हम उसका अर्थ आसपास निकालते हैं, पर वो अर्थ सटीक हो इसका दावा करना बड़ा कठिन है। इसका दावा करना बड़ा कठिन है। और इसी की वजह से कम्युनिकेशन गैप, मैं उसका एक अर्थ लगाता हूं, आप उसका कोई और अर्थ लगाते हैं, और हम उस शब्द का प्रयोग जब करते हैं तो अर्थ के अनर्थ की ओर बढ़ने की शुरुआत हो सकती है, होगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको अच्छे ढंग से संवाद करना हो, सामान्य रूप से प्रचलित शब्दों का प्रयोग करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन या संप्रेषण में साहित्यिक प्रतिभा का प्रदर्शन करने का इरादा नहीं। आपकी भाषा अच्छी है, आपसे बात करने में अच्छा लगता है, इतना पर्याप्त है। अंग्रेजी में एक शब्द है पोस्टपोन करना, शब्द समझ में आ गया है ना? मैं जाने वाला था कल जगदलपुर, पर मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया। आपको समझ में आ गया है ना जी? और मैं आपसे कहता हूं कि मैं न कल खाना खाने दोस्त के घर जाने वाला था, परंतु किन्हीं कारणों से उसे प्रोक्रास्टिनेट कर दिया। आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्रोक्रास्टिनेट किया। पोस्टपोन और प्रोक्रास्टिनेट दोनों का अर्थ एक ही है। आप समझ रहे हैं? प्रोक्रास्टिनेट का मतलब टालना, पोस्टपोन करना, स्थगित करना। परंतु प्रोक्रास्टिनेट ये शब्द जो है वो प्रचलित नहीं है। मैं आपको बोलूंगा तो आप सोचते रहेंगे कि इसका शायद ये अर्थ हो, शायद वो अर्थ हो, कोई अर्थ लगाते आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर आप कई बार गलत अर्थ भी लगा सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन यानी किसी चीज को टालना, और पोस्टपोन करने का मतलब भी उसको स्थगित करना, टालना। परंतु मैं पोस्टपोन करता हूं तो आप में से सब लोग लगभग समझ देंगे कि नहीं, जाने वाले थे नहीं गए, पर प्रोक्रास्टिनेट किया यानी क्या किया भगवान जाने है ना? तो इसलिए मैं कहता हूं कि when we are communicating, try to understand the common words in use. जो कॉमन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, उन्हीं शब्दों का लगभग प्रयोग करने का प्रयास करिए, वो आपके फायदे में होगा। एक दूसरी बात आपके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, वो एक और बात है। आपके यहाँ बहुत सारे भाषी लोग आते होंगे। एक बात याद रखिए, हर एक को अपनी मदर टंग से बेहद प्यार होता है, बेहद। कभी भी किसी भी कस्टमर की मदर टंग को लेकर के हंसी का संदर्भ मत दिखाइए, यानी आप उसको लेके हंस रहे हैं, ये कभी भी आपके व्यवहार में नहीं आना चाहिए। ये सबसे ज्यादा आहत करने वाली बात है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गलती, बुरा मत मानिए, मैं क्योंकि मेरे ऑब्जर्वेशन है इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गलती हिंदी भाषी लोग सबसे ज्यादा करते हैं। हिंदी या हिंदी जैसी मदर टंग मातृभाषा जिनकी है, वो हर उस दूसरे आदमी की जो इसकी मदर टंग हिंदी नहीं है की खिल्ली उड़ाने की मानसिकता रखते हैं। अरे यार वो ना तमिलनाडु वाले क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कंकड़ भर के को हिलाया।
आपको बड़ा मजा आ रहा है, आप लोग हंस दोगे, परंतु जो तमिल है उसको आहत हो जाता है कि यार मेरी भाषा तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। या कोई महाराष्ट्र ना जाए, यार ये तो इकड़े तिकड़े बहुत करते हैं, जब देखो तो इकड़े तिकड़े। गुजराती आ जाए तो उसको फाफड़ा खाखरा के नाम से आप उसकी खिल्ली उड़ाओ, बंगाली आ जाए तो वो गोल गोल मुंह करके बनाते हैं। हम ऐसा बोल के आपस में खुश होते हैं, हंस देते हैं, परंतु सामने वाला बहुत गंभीर रूप से आहत होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी मदर टंग से बेइंतहा प्यार होता है, बेइंतहा। मैं आपको एक बात बताऊं, यही वो कारण है जिसकी वजह से भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। आप समझ रहे हैं? यही वो कारण है कि आप दूसरों की भाषा का सम्मान करने की मानसिकता नहीं रखते। इसकी वजह से इस देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। हर आदमी विरोध करता है। आपने केवल तमिलनाडु का नाम सुना होगा कि वो विरोध करते हैं, वहां तो आत्मदाह हो गया। वो उस प्रांत में आत्मदाह हुआ जहां चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हिंदी प्रचारिणी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। और आपके इसी टेंडेंसी के चलते एक दिन उन्होंने उससे त्यागपत्र दिया और हिंदी विरोध की ज्वाइन किया। 2 बच्चों ने आत्मदाह कर दिया, और आज भी उन 2 बच्चों के आत्मदाह को सामने ला करके तमिलनाडु में एंटी हिंदी आंदोलन हो जाता है। और इसका एक और एक अकेला कारण है, वो अब चूंकि ये विषय ये नहीं, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाता। वो एक कारण है जिसकी वजह से हमको राजभाषा अधिनियम बनाना पड़ा, जिसमें क क्षेत्र में हिंदी नहीं बोली जाएगी, ये सरकार को स्वीकार करना पड़ा। केवल ग क्षेत्र के प्रांत है जहां हिंदी में बात होगी, वरना ख में। और राजभाषा अधिनियम है, राष्ट्रभाषा अधिनियम नहीं है। और मजेदार बात, ये केवल ऐसा अधिनियम है जिसके अधिनियम के लिखी गई धाराओं का उल्लंघन करने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। नो वन कैन बी पेनलाइज्ड फॉर दिस। अकेला अधिनियम है ऐसा, समझ रहे? मैं कई बार कहता हूं, जिम्मेदार आप हैं। आप यानी हम सर जिनकी मदर टंग हिंदी है, या हम हिंदी की तरह मैंने अपनी मदर टंग की तरह प्यार करते हैं, मेरा केवल एक ही कहना है, ये बहुत खुशी और आनंद की बात होनी चाहिए कि आप दूसरों की भाषा का सम्मान करो। आपके पास क्या मजा आता है और क्या दीवानगी आ जाती है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको दूसरी भाषाएं बड़ी सहजता से वो बोल लेते हैं। गुजराती पिकअप कर लेगा कोई, मैंने सुना और उसने उठाया। जैसे मेरी वाइफ है, वो 8-9 भाषाएं ऐसी बोल देती हैं कि आपको लगेगा नहीं कि उसकी मदर टंग क्या है। मुझे नहीं आता, मुझे भाषा की महारत हासिल नहीं, मुझे 2-3 भाषाएं आती हैं, फिर उसको गुजराती आती है, बांग्ला आती है, तेलुगु आती है, संस्कृत आती है, हिंदी और मराठी आती है। वो तो हमारी मदर टंग है। संस्कृत में भी वो संवाद कर लेती है, 7 भाषाओं में उसकी मास्टरी है। वो उसकी खासियत है, मैं उतना नहीं कर पाता हूं। पर अगर कोई बांग्ला भाषी मिल जाए और उसका एक लाइन अगर वो बांग्ला में बोल दे, ये की बोलबो करके, वो ऐसा भिड़ जाता है, इतना पास आ जाएगा वो कि वो जो इंटीमेसी। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं, Everyone loves his own mother tongue language। आपके यहाँ कस्टमर कोई आया, उसने ये देखा कि आपको जो महसूस होता है कि वो मान लीजिए कोई गुजराती है, बोलने के टोन से समझ में आता है कि इसकी मदर टंग अलग है। तो खास करके जो महिलाएं होती है या जो सीनियर महिलाएं होती हैं, वो अपने मदर टंग के टोन में बोलने, माने वो टोटली नहीं बदल पाती, वो उस टोन में बोलती हैं। उनकी भाषा का सम्मान करते हुए कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ये मेरा इतना आपको मजा आएगा। वो लोग इतने इंटीमेटली आपसे बात करेंगे कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं 2 मिनट में बात करता हूँ।
ठीक हो कि और ये क्या प्लेजर देता है, क्या खुशी देता है, इसका आप अंदाज तब लगा पाएंगे जब आप ऐसा करेंगे। ये छत्तीसगढ़ की बड़ी अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत बांग्ला भी आएगा, तो तेलुगु आएगा, तो तमिल भी पहुंचेगा, गुजराती आएगा, मराठी आएगा, आपको बोलने से नाम से समझ में आएगा। ये हैबिट डेवलप करिए कि एक हाथ दो, यानी नमस्ते कहेंगे, तमिल में नमस्ते कैसे बोलते हैं या गुजराती में कैसे बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे टिप्स जो छोटे छोटे होते हैं। तेलुगु में कैसे कहेंगे, पंजाबी में कैसे कहेंगे, आइए स्वागत करेंगे तो कैसे बोलेंगे, आप आए बहुत अच्छा लगा, ऐसे 2-3 वाक्य बोलना आप सीख जाए और आपको हिंट आए। आप बांग्ला बोलती हैं या आप गुजराती बोलते हो, तो हाँ बोले और आपने 1-2 बात भी बोल दिए, कस्टमर को उससे बेहतर कोई नहीं पकड़ सकता जो आप उसकी मदर टंग में बात करता है। पूरा संवाद करने की जरूरत नहीं होती है, हल्का फुल्का 1-2 छोटे से डायलॉग आप मार दीजिए। ये कम्युनिकेशन का एक दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, आप कभी बाहर गए हैं छत्तीसगढ़ के बाहर घूमने खाने, यही होंगे। जब आप बाहर जाते हैं, आप चले गए पंजाब, आप चले गए कर्नाटक, और आपको वहां पर एक ऐसा आदमी दिख जाता है जो बिलासपुर में आपको दिखा तो था, परंतु आप जानते नहीं और कभी उससे मिले भी नहीं। उसका चेहरा देख के वो आपको देखता है और आप उसको देखते हैं, भाई साहब आप बिलासपुर के हैं? हाँ। और उस समय आप इतने अंतरंगता से मिलते हैं जैसे जन्म जन्मांतर से आप नहीं, बिल्कुल सही है ना। करेक्ट। That is the power of language. That is the power of language. It gets connected so intensely, so thickly. आपका and उसका जो enjoyment है, उसका तो कोई सानी नहीं है। बहुत सारी हमारी जो परेशानियां हैं, वो इस कनेक्शन से रिलैक्स कर देती है। बहुत यू फील इजी, यू फील रिलैक्स, आपको ऊर्जावान बनाती है। तो ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। बातें बहुत लंबी हो सकती हैं, परंतु मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा 5 मिनट बचा है अभी। आपसे कोई सवाल हो तो मुझे बताइए। अब आप कुछ कहना है, मैंने अपनी बात कह दी। आपके सवालों से कोई बात उठती है तो आप पूछिए, बैठ के पूछिए, खड़े बड़े मत होइए, कोई क्लासरूम नहीं, बैठ के पूछिए। सर मेरा एक सवाल था कि घर में बच्चों को सर ऐसा वातावरण कैसे मतलब दें कि वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सके, बिकॉज घर में तो बोलते नहीं हैं जी जी, उतनी आदत है नहीं। तो देखिए, अंग्रेजी के प्रति अनुराग पैदा करने के 2-3 बड़े सिंपल टिप्स हैं। आप मुझे बता, आप मैं मान के चलता हूं कि आपकी मदर टंग हिंदी है। चालू हो गया सर, मैं 2 मिनट में बात करता हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी मदर टंग हिंदी है, और भी होगी तो आप उसको उस भाषा में तो समझ लीजिए। मेरा सवाल है कि आपने उस अपनी हिंदी में बोलना, सही बोलना किस उम्र में शुरू किया? आपकी मदर टंग क्या है? छत्तीसगढ़ी होगी, है ना? तो छत्तीसगढ़ी आपने ठीक बोलना किस उम्र में शुरू किया? बचपन है, उम्र बताइए। 6-7 साल। आप क्या कहेंगे? 4 साल, 2 साल और पीछे चलेंगे, ये कहेंगे 4 साल। इधर से कोई जवाब देंगे? आपने अपनी मदर टंग ठीक बोलना किस उम्र में शुरू किया? 5 साल। सर आप बताइएगा कि आपके बच्चों ने कब बोलना शुरू किया? हमारे यहाँ तो अभी जैसे अभी छोटा बेटा है, वो 4 साल का है, वो एकदम स्पष्ट बोल रहा है अभी। परंतु उसने बोलना शुरू कब किया होगा? शुरू 3 साल से शुरू कर दिया। दैट इज द आंसर। आप भूल गए।
आपने अपनी मदर टंग 2 या 3 साल की उम्र में शुरू कर दी थी ठीक ठाक बोलना, हर एक ने, मैंने, आपने, सब ने। दैट इज द रियलिटी। हर बच्चा 2-3 साल की उम्र में अपने घर में बोले जाने वाली भाषा को शुद्धता के साथ, उसके उच्चारण में दोष हो सकता है, थोड़ा तोतलापना इधर उधर हो सकता है, परंतु वो शुद्ध भाषा बोलने की शुरुआत उसकी हो चुकी है जब वो 2 साल का, 3 साल का है। जब वो भाषा शुद्धता से बोल रहा है उस समय उसको वर्णमाला नहीं मालूम, क कमल का कैसे लिखते हैं और घ घोड़े का कैसे होता है उसको नहीं मालूम। उसको ये भी पता नहीं संज्ञा सर्वनाम क्या है और क्रिया विशेषण क्या है और पार्ट ऑफ स्पीच आर्ट होते हैं यानी क्या होते हैं, ये वो नहीं जानता, परंतु वो भाषा ठीक ठीक बोल रहा है। भाषा सीखने का सब सूत्र यहाँ छुपा है। भाषा कहां से आती है? भाषा सीखने के 2 सूत्र हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति स्मृति, सुनिए और याद रखिए, बस। कोई ग्रामर की जरूरत नहीं, कोई वर्णमाला की जरूरत नहीं है। कैसा लिखा जाता है, तमिल में कैसा वर्णमाला है, अंग्रेजी की वर्णमाला क्या है, उसकी स्पेलिंग का उच्चारण कैसे, चूल्हे ले गया वो, उससे कोई मतलब नहीं आपको। आपका अगर भाषा को सीखना है, एक सूत्र श्रुति और सुनिए और बच्चा क्यों 2 साल की उम्र में सीख जाता है? सर जी आइए, बच्चा क्यों 2 साल में सीख जाता है? क्योंकि उसके चारों ओर उसी लैंग्वेज में बोलने वाले लोग हैं, तो वो सुन रहा है और फिर उसी को याद करता है और आपके मुंह को देखते रहता है कि आपका मुंह कैसे चल रहा है, जीभ कैसे घूम रही है, और उसकी नकल उतारता है और वो शुरू हो जाता है, उसको आ जाता है। और जब वो गलत बोलता है तो आप उसकी खिल्ली भी उड़ाते हैं, परंतु वो खिल्ली उड़ाने से हतोत्साहित नहीं होता, वो सरेंडर नहीं करता, वो भिड़ा रहता है। वो 3 साल का बच्चा बड़ों के द्वारा खिल्ली उड़ाए जाने से घुटने नहीं टेकता, सरेंडर नहीं करता कि मैं नहीं बोलूंगा, तो आप लोग हंसते हो। नहीं, आप हंसते रहिए, मैं उसको करेक्ट करूंगा पर बोलते रहूंगा। ये जिद जो है ना सर, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा है, मेरे घर के बच्चे, तो मेरे घर में सब लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, पर अगर मैं कोई ऐसा इंतजाम कर सकूं जहां पर वो श्रुति वाला पार्ट हो जाए, और वो श्रुति वाला पार्ट टीवी सीरियल से हो सकता है या टीवी से हो सकता है, जहां वो सुन सकता है। वो कहां सुनेगा? सही अगर सुनना है एक बच्चे को, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे नहीं होते, अब जिनको वो आप चाहते हैं कि सुने, तो उनको हम कहते हैं बेटा न्यूज सुनो। हमारे पहले आकाशवाणी होता था, 8:45 से 9 हम, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम बैठ के हम न्यूज सुनते थे। शुरू में समझ में नहीं आता था, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज इज रेड बाय कुमिला विर्क। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता। पर 15 दिन 20 दिन के बाद 1 आध 2 3 शब्द समझ में आने लगता, अच्छा ये बोला जा रहा। फिर 1 आध महीने बाद ये समझ में आता है कि वाक्य रचना ऐसी होती है। कभी हैज लगता है, कभी हैव लगता है। श्रुति और स्मृति, मैंने सुना और मैं बोलने लगता हूं, और जब मैं बोलने लगता हूं सामने वाला कहता है अरे बढ़िया, गुड, तो मतलब कंफर्म हो गया कि मैं ठीक बोल रहा हूं। आप ग्रामर से शुरू करते हैं, आप डिक्शनरी लाके देते हैं कि बेटा कठिन शब्द होंगे तो इसमें से देखो। कोई बच्चा डिक्शनरी देखना नहीं चाहेगा, मैंने नहीं देखी डिक्शनरी और किसी ने नहीं देखी। फालतू की बात है डिक्शनरी से अंग्रेजी भाषा सीखना। जैसे हिंदी हमने बिना डिक्शनरी के सीखी, वैसे ही अंग्रेजी भी बिना डिक्शनरी के सीखी जा सकती है। बहुत एडवांस लेवल पर कोई कॉम्प्लिकेटेड शब्द आ जाए तो बात अलग है, वरना कम्युनिकेटिव इंग्लिश में जितने शब्दों की जरूरत है उतना केवल सुन के और याद रख करके आ सकता है। और जो वाक्य रचना का जो शब्दों का पैटर्न है उसको सुनने की हैबिट डालिए। बहुत छोटा बच्चा है तो कार्टून नेटवर्क शुरू कर दीजिए। कार्टून में विजुअल भी होते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। और थोड़ा इंडियन कार्टून नेटवर्क शुरू करिए। अंग्रेजी में अगर बच्चों को समझाना है तो
BBC या ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन या ABC ये मत लगाइए, क्योंकि उनकी अंग्रेजी तो मुझे आज तक समझ में नहीं आती। क्या मुझे तो मेरी हिंदी अंग्रेजी समझ में आती है जहाँ सामने वाला चादर, फादर और मदर एक जैसे बोलता है। समझ में आया ना, वहाँ र यानी र होना चाहिए, वही र आधा बोलो पौना बोलो, ये अपने को नहीं समझ में आता। तो मैं कहता हूँ कि आप उस इंडियन चैनल्स में जहाँ अंग्रेजी बोल, और सबसे बढ़िया ग्रामेटिकली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से सही न्यूज चैनल हो गया। बच्चा थोड़ा बड़ा है, जीके भी का बढ़ता है, उसका मदद भी होती है, न्यूज चैनल में बैठा लिए। एक छोटा सा न्यूज़पेपर घर में अंग्रेजी लगाइए। क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये पुरानी स्टाइल जो है ना वो काम नहीं आती। उसको बोलिए बेटा ये जो पेपर आया है उसकी केवल हेडलाइन पढ़ना शुरू करो, तुमको जिसमें इंटरेस्ट, हेडलाइन पढ़िए। हेवी रेन प्रेडिक्टेड, खत्म। वो प्रेडिक्टेड पढ़ पाए तो भी चल, नहीं पढ़ पाए तो भी चलेगा, पर वो PREDI लिखा है ना वो समझ में आ जाएगा उसको, आज नहीं कल। हम उसको ये कहते बेटा 10 मिनट देना रोज, केवल हेडिंग पढ़ो। 7-8 दिन में आप देखेंगे कि बच्चा हेडिंग के अलावा भी कुछ पढ़ने शुरू कर देगा। उसकी रुचि है, किसी को स्पोर्ट्स में मजा आ रहा है तो वो स्पोर्ट्स पढ़ने लगेगा, किसी को सिनेमा पसंद आ रहा है मजा, सिनेमा पढ़ने लगेगा, किसी को न्यूज पढ़नी है, कहाँ डकैती हो गई, कहाँ चोरी हो गई, पुलिस ने किसको पकड़ के मारा, उसको उसमें मजा आ रहा है वो उसको पढ़ने लगेगा। विषय का आग्रह मेरा नहीं है, मेरा आग्रह केवल ये है बेटा हेडिंग पढ़ना शुरू करो। आप खुद देखोगे कि वो फिर हेडिंग के नीचे छोटे अक्षरों में क्या लिखा है वो भी पढ़ना शुरू करता है, और ये सिलसिला आगे जो है उसको अंग्रेजी में कमांड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वरना मैं तो आजकल देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अंग्रेजी मीडियम में भेजे जाते हैं माँ बाप के द्वारा, और 4 लाइन अंग्रेजी की वो बच्चा नहीं बोल पाता। इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में अंग्रेजी बोली ही नहीं जाती, केवल तकनीकी शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी करकर बाकी फर्राटे से हिंदी चल रही है। माँ बाप को लगता है इंग्लिश मीडियम में भेज रहा हूं तो एकदम अंग्रेज की तरह थोड़ा अंग्रेजी बोलेगा, नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वहां बोला ही नहीं जाता। और कई बार मैं कहता हूँ कि मैं आपसे बेहतर अंग्रेजी बोल लूंगा, मैं तो हिंदी मीडियम वाला हूँ, मैं क्यों बोल, बस यही टेक्निक है, अब लागू करिए। दूरदर्शन की न्यूज, एक न्यूज़पेपर, आप बोले या ना बोले उसके कान पर पढ़ना चाहिए। उसके कान पर अगर पढ़ता है तो वो पकड़ लेगा। उसको अगर न्यूज पढ़ने की आदत हो जाएगी तो सेंटेंस का कंपोजिशन जो है वो रजिस्टर होने लगेगा। श्रुति और स्मृति वो मेमोरी में रजिस्टर जैसे होने लगेगा, उसको रिकॉर्ड हो जाएगा। इज दैट ओके? ओके सर, चलिए, थैंक यू।